Good morning students and welcome to the new video in which we are going to study about some of the exceptions of law of demand. कौन कौन से ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर डिमांड का जो लॉ है वो काम नहीं करता है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज होती है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड और अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। जैसे कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए तो हमने क्या किया, उसकी डिमांड हमने कम कर दी। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। और दूसरे अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस या टेस्ट प्रेफरेंसेस, वेदर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शंस मतलब कौन कौन से एरियाज जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी वो काम नहीं करती, जहाँ पर चाहे प्राइसेस बढ़े या घटे, इनकम बढ़े या घटे, इनकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आता या आता है तो बहुत लिटिल चेंज आता है। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं? तो सबसे पहले हमने बात करी इसके अंदर गिवन गुड्स। व्हाट आर गिवन गुड्स? सी, इन द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के अंदर एक रॉबर्ट गिफिन नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए थे और उन्होंने सबसे पहले ऐसे गुड्स को आइडेंटिफाई किया था और उन्होंने ये कहा था कि गिवन गुड्स वो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने का या इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने का। जैसे कि वीट, राइस, बार्ले, ये ऐसी चीज़ें हैं अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो ये हमें लेनी ही पड़ेगी क्योंकि ये हमारी रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जिनकी प्राइस डिमांड जो है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी विद द डिफरेंट फैक्टर्स और प्राइस। सो दीज आर कॉल्ड गिवन गुड्स। और इस गिवन गुड्स जो होता है उसको हम सेकंड पॉइंट में हम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के अंदर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मीन्स ऐसी बेसिक चीज़ें जिनको हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमें चाहिए होती है। तेल, नमक, पानी, these water, all these things are some basic things which is required for our life to be sustained. So these are the first exemptions where the law of demand is not at all working. Now the next is status symbol product like diamond, like luxurious car. Obviously it is very much obvious कि जिसके पास में पैसा होगा वो खरीदेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दूसरा, पैसा होगा परंतु पैसे के साथ अगर उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, दे हैव टू शो देयर स्टेटस दैट यस आई एम ऑल्सो समथिंग। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को स्टेटस सिंबल प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाएगी परंतु उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? बिकॉज ये हमारे स्टेटस को सोसाइटी में बताएगा कि देखो इतनी महंगी चीज़ है और हम उसको खरीद रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर केपेबल, वी आर हैविंग अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर परचेजिंग दैट। प्राइस कितने भी ज़्यादा हो, वी विल बी परचेजिंग टू शो आवर स्टेटस इन द सोसाइटी। And in these product, in status symbol product, the law will not function. I hope it will be very clear to you. Next is future expectations. कई बार एक illusions हो जाते हैं, एक ये चीज़ हो जाती है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। In future the prices can increase. तो what will happen? अभी प्राइस की कोई इफेक्ट ही नहीं है, ना बढ़े ना घटे हैं, पर फिर भी डिमांड जो है बढ़ गई या घट गई फ्यूचर की, बस ये सोच के कि आगे फ्यूचर में इस चीज़ के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इज
also one of the most important thing here. I hope it is being clear, where the law of demand is not at all working. Next is ignorance or illusions of the buyers. कई बार बायर्स को एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता होता है और वो सोचते हैं यार ये चीज़ का यही प्राइस होगा, उनको ये नहीं पता इसका एक्चुअल प्राइस कितना है और वो मार्केट में जा रहे हैं उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उनको एक्चुअल प्राइस पता नहीं है पर फिर भी वो उसको खरीद लेते हैं बिकॉज दे आर बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस ऑफ द प्राइस, what should be the actual price and what is the price. This gap is there between the buyers, in the mind of buyers and sellers, and that time we will be here, the law of demand will not be working. I hope it's been clear. In the cases of emergencies, the war, calamities, medical emergencies, many types of emergencies are there, जहाँ हम लोग ये नहीं देखते कि प्राइस कितना है, ज़्यादा है या कम है, और बिना जाने हम और बिना ये सब सोचे कि इंक्रीज प्राइस का डिक्रीज प्राइस का हम लोग खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें राफेल चाहिए थे, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है चाइना इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम फॉर अस and we have to save our country from that. So अगर रफाल के जो प्राइसेस हैं ज़्यादा भी होंगे तो it is our need, it is our emergency need that we have to demand for that. So here also the law of demand will not operate. I hope it has been clear. The exceptions of the law for demand. Now we will be going to discuss about first change into the demand, quantity demanded, or we can also say movement along the demand curve. In two ways we can say that, कि movement along the demand curve और change into quantity demanded. ऐसी सिचुएशन कब होती है? तो मैंने इसकी जो डेफिनेशन है उसको बहुत शॉर्ट में बना के लिखा है. क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, ऐसी इस सिचुएशन के अंदर, इन दिस केस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज और डिक्रीज कब होती है? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज और डिक्रीज जब प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है. यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है और जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं. यहाँ पर अदर फैक्टर्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे, खाली प्राइस की इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है. तो ऐसे समय में हम लोग ये कहेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंजेस इनटू द क्वांटिटी डिमांडेड. अब ये दो तरीके से हम देख सकते हैं. पहला एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड, पहला है एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड. अब एक्सटेंशन ऑफ द डिमांड मतलब जब प्राइस डिक्रीज हो गए तो डिमांड इंक्रीज हो गई. दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली. प्राइस वाज हियर P, अब प्राइस हमने डिक्रीज कर दिया P1. नाउ उसकी वजह से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिमांड? द डिमांड विल इंक्रीज. द कर्व विल बी मूविंग हियर फ्रॉम A to B. ओके, डिमांड कर्व तो वही है परंतु इसका जो पॉइंट है दोनों का वो ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है अलोंग द डिमांड कर्व और जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट है. यानी यहाँ क्या दिखा रहा है? प्राइस इफेक्ट दिखा रहा है. जब इस वजह से मूवमेंट होता है और डिमांड एक्सटेंड होती है, डिमांड ज़्यादा होती है ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइसेस, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. ऑन द अदर हैंड जब प्राइसेस के इंक्रीज होने से डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है. ए से जो पॉइंट खिसक के मूवमेंट करके सी पे आ रहा है और अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है. एट दैट टाइम ये सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड कर्व. आई होप इट इज बीइंग क्लियर. नाउ अब हम लोग जाते हैं दूसरी सिचुएशन पे. दूसरी सिचुएशन, यहाँ दूसरी सिचुएशन में हमारा जो प्राइस है नहीं, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव बिल्कुल कांस्टेंट है. ठीक है, प्राइस इज कांस्टेंट हियर एंड क्या वर्किंग हो रही है? अदर फैक्टर्स जो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अदर फैक्टर्स
जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर और चाहे वो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स हो, ये हमने ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, या वो सुपीरियर क्वालिटी गुड्स हो, या रिलेटेड गुड्स की जो प्राइसेस होते हैं लाइक सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट प्रेफरेंसेस होते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर ये डिमांड, ये वाला जो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड पर होता है। अब जब अदर फैक्टर्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंजेस आते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसकी डिमांड की उस और प्राइस कांस्टेंट रहता है, उस समय शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर होता है, यानी कि डिमांड पूरी शिफ्ट हो जाती है इधर से उधर, कभी इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड, डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड। तो अब क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड में, द राइटवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व फॉर द फेवरेबल चेंजेस। जब फेवरेबल चेंजेस होंगे अदर फैक्टर्स के, तो व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, द डिमांड विल इंक्रीज, और जब अनफेवरेबल होंगे तो डिमांड विल डिक्रीज, और यहाँ प्राइस कांस्टेंट रहता है। ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डिमांड कर्व के अंदर प्राइस इफेक्ट होता है, और इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द डिमांड कर्व के अंदर अदर फैक्टर्स इफेक्ट होता है, और प्राइस जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। I hope it is being clear. After this video, we will be studying about the elasticity of demand. Elasticity of demand के बारे में हम लोग next video के अंदर पढ़ेंगे. I hope you are seeing the videos and trying to understand the topics which has been explained to you. Thank you.